हेलो दोस्तों, मैं आनंद बैसला आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, और मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। इससे रिलेटेड पहले जो वीडियो हैं, जो पिछली वीडियो थी वो हमने अच्छी तरह से पढ़ी थी। उससे रिलेटेड यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन है, पहले ये क्वेश्चन करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज जो टॉपिक शुरू होगा वो होगा हमारा अंग्रेज़ों का भारत में आगमन। तो शुरू करते हैं वो टॉपिक, लेकिन उससे पहले ये पिछली वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, ये लगा लेते हैं, देखते हैं। आइए देखते हैं आपने कितना सीखा है पिछली वीडियो से। पहला क्वेश्चन है, डच कब आए थे? तो डच कब आए थे भारत में? 1596 में। दूसरा क्वेश्चन है, डचों ने अपनी प्रथम कोठी की स्थापना कब की थी? तो प्रथम कोठी जो बनाई थी उन्होंने 1605 में। और मैंने कल भी बताया था आपको कि 1605 में एक घटना और हुई थी कि अकबर की मृत्यु भी कब हुई थी? 1605 में। नेक्स्ट है, कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? मूसलीपट्टम में। मूसलीपट्टम में। अच्छा, क्वेश्चन अगर आ जाता कि किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? वादेर हैंग नाम का एक व्यक्ति था, इसके द्वारा ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों की कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो डचों की जो कंपनी बनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कब बनी थी? 1602 में। और किसने बनाई थी? हॉलैंड की संसद में एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का निर्माण किया गया था भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। और कब किया गया था? वो 1602 ईस्वी में। नेक्स्ट है, डच सबसे अधिक व्यापार भारत में किस वस्तु का करते थे? तो सबसे अधिक कपड़ा। आए थे तो मसाले के लिए, लेकिन व्यापार किस चीज़ का करने लगे? ये कपड़े। दूसरे नंबर पर नील, तीसरे नंबर पर सोरा। और ये मसालों का जो व्यापार करने आए थे, मसालों का व्यापार करने के लिए, लेकिन मसालों का व्यापार कहाँ से करने लगे फिर? ये इंडोनेशिया से। नेक्स्ट है, सबसे अधिक व्यापार डच किस तट से करते थे? तो सबसे अधिक व्यापार किस तट से करते थे? कोरामंडल तट से। कोरामंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मसालों का व्यापार डच किस तट से करते थे? तो ये करते थे मालाबार तट से। मालाबार तट। नेक्स्ट है, डचों ने दूसरी कोठी की स्थापना किस वर्ष? तो किस वर्ष की थी? 1610 में की थी। कहाँ की थी? पुलिकट। और फिर इन्होंने अपना व्यापार का केंद्र भी क्या बना लिया था? पुलिकट ही। नेक्स्ट है, डचों के सिक्कों का क्या नाम था? तो ये था पैगोंडा। पैगोंडा किस चीज़ के बने होते थे? सोने के बने हुए होते थे। और कौन सी जगह पर ये डालते थे इनको? तो पुलिकट में इनको डालते थे। नेक्स्ट है, पुलिकट नामक स्थान डचों को किस राजा से प्राप्त हुआ था? तो किस राजा से प्राप्त हुआ थे? चंद्रगिरी के राजा से। चंद्रगिरी का राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच व अंग्रेजों के बीच कौन सा अंतिम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो वर्ष तो था 1759। और युद्ध का क्या नाम था? बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध। ये तो हो गई डचों की बात। आज जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे अंग्रेजों के बारे में, कि अंग्रेज भारत में कब आए थे, किस तरह से उन्होंने अपना इतना शासन बढ़ा लिया था, क्या क्या प्रमुख घटनाएं थी उनसे रिलेटेड, वो सारी की सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं भारत में अंग्रेजों का आगमन। तो शुरू करते हैं दोस्तों अंग्रेजों के बारे में। तो सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी कि पुर्तगाली यहाँ पर व्यापार कर रहे थे, तो यूरोप के जो अन्य देश थे उनके भी दिमाग में आ रहा था कि हम भी भाई पूर्वी देशों के साथ जाएंगे और व्यापार करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि पुर्तगालियों के अलावा और किसी को ये नहीं पता था कि पूर्वी देश की तरफ या भारत की तरफ जाने वाला समुद्री मार्ग कौन सा है। तो मेन जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि समुद्री मार्ग की और किसी को नहीं पता थी, सिर्फ पुर्तगालियों को पता थी। इस वजह से और यहाँ पर आ नहीं पा रहे थे तब तक। लेकिन होता क्या है, अंग्रेज भी इसी वजह से नहीं आ पा रहे थे कि उनको नहीं पता था कि इंडिया कैसे पहुँचना है हमको। तो होता क्या है कि 1578 की बात होती है। 1578
एक अंग्रेज है जिसका नाम है सर फ्रांसीसी ड्रेक। सर फ्रांसीसी ड्रेक, इसके दिमाग में आता है कि चलो नाव के द्वारा ना पूरी दुनिया की एक सैर करके आते हैं, एक चक्कर लगा के आते हैं नाव के द्वारा। लेकिन होता क्या है कि एक जहाज़ होता है जो कि पुर्तगाली जहाज़ होता है और जा रहा होता है वो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के लिए वो जा रहा होता है जहाज़। अब ये ड्रैक ना बनकर डाकू बन जाता है और इस जहाज़ को लूट लेता है। रास्ते में मिल जाता है भाई इसको ये लिस्बन जाते हुए, और ये इस जहाज़ को लूट लेता है। अब जब ये इस जहाज़ को लूट लेता है, ये घटना है 1578 की, तो इस जहाज़ के ऊपर इसको भारत जाने वाले रास्ते के दस्तावेज मिल जाते हैं, नक्शा मिल जाता है इसको कि भारत समुद्री मार्ग से कैसे जाते हैं। दूसरा, इस जहाज़ के थ्रू इसको ये पता चल जाता है कि भारत कितना समृद्धशाली है। बस ये नक्शा हाथ लग चुका था अंग्रेजों का। इसके बाद क्या होता है कि एक दूसरा अंग्रेज जिसका नाम होता है सर जॉन मिल्टन, वो 1599 में, इतना कोई सोच भी नहीं सकता कि 1599 में वो स्थल मार्ग से भारत आ जाता है। और सब यूरोपियन कैसे आ रहे थे? समुद्री मार्ग से। लेकिन ये जनाब 1599 में, नाम है इनका जॉन मिल्टन हॉल, ये जनाब स्थल मार्ग से ही भारत आ जाते हैं। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? यही जनाब थे, जॉन मिल्टन हॉल। और कब आए थे? 1599। अब इनके साथ एक घटना घटती है। वो क्या होता है कि 1588 की बात है, एक स्पेन और पुर्तगाल दोनों का एक संयुक्त जहाजी बेड़ा होता है। वो 1588 में पुर्तगाल से स्पेन से चलता है भारत के लिए और भारत पहुंच जाता है। और उनकी मुलाकात होती है भारत किससे? जॉन मिल्टन हॉल से 1599 में। आता वो 1588 में ही है, लेकिन इतने साल 10-11 साल वो यहीं पे रहते हैं। उसके जो जहाजी बेड़े के जो सदस्य रहते हैं वो यहीं पे रहते हैं और उनकी मुलाकात होती जाती है किससे? जॉन मिल्टन हॉल से। अब इनके हो जाता है आपस में युद्ध, और इस युद्ध में जॉन मिल्टन जीत जाते हैं और पुर्तगाली हार जाते हैं। इसके बाद बात होती है 1599 की। क्या होता है कि इंग्लैंड के अंदर वहाँ के 217 व्यापारी मिलकर एक कंपनी बनाते हैं 1599 में, कि चलो भाई एक कंपनी बनाते हैं। और वो सारे के सारे मिलकर क्या काम करते हैं कि लगभग 33,000 पाउंड के करीब वो इन्वेस्ट करते हैं, यानी 33,000 पाउंड वो लगभग इतने इकट्ठे कर लेते हैं। कंपनी बन गई। कंपनी बनाने के बाद अब उनके दिमाग में आई कि चलो भाई जाकर पूर्व के देशों के साथ व्यापार करते हैं। अब उसकी परमिशन लेने के लिए वो जाते हैं रानी एलिजाबेथ के पास कि रानी साहिबा, हमने ऐसे ऐसे कंपनी तो बना ली, हम 217 आदमी थे, मिलकर हमने कंपनी बना ली, तो आप हमें परमिशन दीजिए कि हम पूर्व के देशों में जाएं और वहाँ पर अपना व्यापार शुरू कर दें। रानी ने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, आप व्यापार करिए, आपको मैं परमिशन देती हूँ कि आप जाइए और पूर्व के देशों में व्यापार कीजिए। और रानी उनको पूर्व के देशों में व्यापार करने की अनुमति दे देती है। उसके साथ साथ रानी उस कंपनी में जो वो बनाते हैं कंपनी, उस कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी भी रख देती है कि इसके अंदर मेरी भी हिस्सेदारी है। और ये बात है 31 दिसंबर 1600 की। 31 दिसंबर 1600 को 31 दिसंबर 1600 में इन सबको अनुमति मिल जाती है। किससे मिलती है अनुमति? व्यापार करने की। व्यापार करने की अनुमति मिलती है किससे? रानी एलिजाबेथ प्रथम से। रानी एलिजाबेथ फर्स्ट से। रानी एलिजाबेथ फर्स्ट इनको परमिशन दे देती है कि आप जाइए पूर्व के देशों के साथ जाकर व्यापार करिए। और कितने दिन तक व्यापार करना है आपको?
व्यापार की अनुमति मिलती है इनको 15 वर्ष के लिए। व्यापार की अनुमति मिली इनको 15 वर्ष के लिए। ठीक है जी। अब ये फिर सीधा भारत नहीं आते हैं, 1600 में वहाँ से चल दिए व्यापार करने के लिए सारे व्यापारी, और ये सीधे भारत में आके कहाँ आते हैं, ये पहुँचते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया शुरुआत में आते हैं ये इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को ही बोलते हैं मसालों का द्वीप या मसालों की रानी। ये यहाँ आ जाते हैं इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया ये व्यापार करते हैं। अब इसी दौरान एक घटना क्या होती है कि 1603 ईस्वी में जेम्स प्रथम राजा बन जाता है। इंग्लैंड के अंदर जेम्स प्रथम राजा बन जाता है। अब इन 3 साल में ये कंपनी महारानी को बहुत प्रॉफिट देती है। अब जब ये चीज़ जेम्स प्रथम देखता है कि जब यार ये कंपनी सिर्फ 3 साल में हमको इतना प्रॉफिट दे रही है, तो हम इसको सिर्फ 15 साल के लिए ही क्यों परमिशन दें, हम इसको आजीवन के लिए परमिशन दे देते हैं। तो यहाँ पर जेम्स प्रथम कंपनी को आजीवन व्यापार करने के लिए, आजीवन व्यापार के लिए अनुमति दे देता है, अनुमति दी। इसके बाद क्या होता है कि 1604 ईस्वी में अंग्रेज क्या काम करते हैं कि फारस की खाड़ी पर आक्रमण करके, और जो वहाँ पर होमबुज बंदरगाह होता है जिसको पुर्तगाली अपने कब्जे में रखते हैं, उसको जीत लेते हैं। तो 1604 में ये होमबुज बंदरगाह जीत लिया। अब इनकी रणनीति देखिए, अगर मैं मैप से समझाने लगूं आपको तो इनकी रणनीति देखिए। ये मैं दक्षिण भारत का मैप बनाता हूं इस तरह से। यहाँ पर कहीं इंडोनेशिया है, और इस इंडोनेशिया में इन्होंने अपना व्यापार चला दिया। कब आकर 1601 में। फिर इन्होंने 1604 में यहाँ आगे चल के यहाँ फारस की खाड़ी है, और यहाँ पर होमबुज है, होमबुज, और यहाँ पर 1604 में यहाँ पर इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। यानी कि भारत के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, अब किसका कब्जा हो गया, अंग्रेजों का। शुरू से ही रणनीति से चल रही हैं बिल्कुल, कि दोनों साइड पहले पक्की कर ली। उसके बाद 1608 ईस्वी में जेम्स फर्स्ट अपना एक राजदूत बाहर, मुग़ल सम्राट उस टाइम पे होता है जहांगीर, लेकिन जेम्स को ये पता नहीं होता है कि जहांगीर राजा है। वो समझता है कि राजा अकबर है, क्योंकि अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। तो जब मोबाइल वगैरह तो थे नहीं कि तुरंत एकदम पता चल जाए, या टेलीविज़न वगैरह तो थे नहीं कि तुरंत एकदम पता चल जाए कि भाई कौन राजा मर गया कौन जिंदा है। तो जेम्स को यही होता है कि इंडिया के अंदर जो राजा है वो कौन है, अकबर। तो वो अपना एक दूत भेजता है 1608 ईस्वी में, जिसका नाम होता है स्टीफन हॉकिंस, और उसको भेजता है कि एक पत्र लेकर अकबर के नाम से, कि जाओ इस पत्र को अकबर को जाके देना, और वहाँ पर परमिशन लेना कि हमको व्यापार करने की अनुमति मिल जाए। तो पहली बार 1608 ईस्वी में यहाँ स्टीफन हॉकिंस आते हैं सूरत से वो फिर जहांगीर के दरबार में पहुँचते हैं आगरा, और वहाँ जाकर जहांगीर से मुलाकात करते हैं। उनको बताते हैं कि राजा साहब, हमें थोड़ी आपके यहाँ व्यापार करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ी अनुमति चाहिए। तो जहांगीर यहाँ पर बोल देता है, ठीक है आप व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैक्स तो देंगे ही भाई जहांगीर अब फ्री में तो व्यापार कराने से गया अपने यहाँ पर, तो जहांगीर को क्या मिलना है उसके बदले में, टैक्स मिलना है। तो जहांगीर ने कहा ठीक है आप यहाँ पर व्यापार कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समय से हमें टैक्स देते रहिए। और जहांगीर ने परमिशन दे दी कि ठीक है तुम जो है सूरत में जाकर अपनी फैक्ट्री बना सकते हो। कब की बात है, 1608 की बात है। लेकिन होता क्या है कि जहांगीर का लड़का होता है खुर्रम, जिसको हम शाहजहां के नाम से जानते हैं। तो उसके ऊपर पुर्तगाली अपना हाथ रखे हुए होते हैं, एक तरह से उसको अपने अंडर में रखते हैं, और उससे बोलते हैं
कि राजकुमार एक बात बताओ, जब हम यहाँ पे पहले ही व्यापार कर रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि पुर्तगाली तो कभी नहीं चाहेंगे ना कि यहाँ कोई और दूसरा कंपटीटर आ जाए, भाई उनका एक छत्र आ जाए यहाँ के व्यापार पे, तो वो ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे ना कि यहाँ कोई और भी व्यापार करने के लिए आ जाए। तो वो ये बात बोलते हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ पे आकर व्यापार करें। तो इसलिए वो खुर्रम से बोलते हैं, शाहजहाँ से बोलते हैं कि जब हम यहाँ पर टैक्स दे रहे हैं तो फिर अंग्रेज़ों को यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत है। तो इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाता है शाहजहाँ। वो बोलता है इस बात को जहांगीर से, यानी एक तरह से घर में विरोधाभास वाली स्थिति आ जाती है। तो मजबूरी में जहांगीर को अंग्रेज़ों से मना करना पड़ता है कि हम आपको यहाँ पर परमिशन नहीं दे सकते व्यापार करने की, आप यहाँ व्यापार नहीं कर सकते। अंग्रेज़ों को बहुत बुरा लगता है। अब अंग्रेज़ों की नज़र में कौन खटक जाते हैं? पुर्तगाली। की सारी बात हो गई थी, फैक्ट्री बनना शुरुआत हो गई थी, राजा ने परमिशन भी दे दी थी, लेकिन किसकी वजह से सारा का सारा काम बिगड़ गया? पुर्तगालियों की वजह से। तो अंग्रेज़ों की नज़र में खटक जाते हैं पुर्तगाली। तो तब तो वो अंग्रेज़ कुछ कहते नहीं हैं और वहाँ से उठा के साउथ में चले जाते हैं और वहाँ पर मूसलीपट्टनम नामक स्थान पर 1611 ईस्वी में जाके और अपनी एक अस्थायी फैक्ट्री खोल देते हैं। अब वहाँ से फैक्ट्री खोलने के बाद दिमाग में तो कौन है? भी पुर्तगाली। कि सब कुछ बनाया काम किसने बिगड़वा दिया है? पुर्तगालियों ने। तो वहाँ से 1611 में वो अपनी एक अस्थायी फैक्ट्री मूसलीपट्टनम में खोलकर और पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। और अंग्रेज़ और पुर्तगालियों के पहली बार युद्ध होता है 1612 ईस्वी में, जिसे बोलते हैं हम स्वाली का युद्ध। वो युद्ध होता है। उस युद्ध में अंग्रेज़ 4 जंगी जहाज़ बुलाते हैं ब्रिटेन से, अपनी सेना बुलाते हैं, 4 जंगी जहाज़ आते हैं ब्रिटेन से इनकी हेल्प करने के लिए युद्ध में। और वो जो 4 जंगी जहाज़ होते हैं उनमें से एक का नाम होता है रेड ड्रैगन। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत आने वाला प्रथम जंगी जहाज़ कौन सा था? तो आंसर होता है रेड ड्रैगन। खैर इसमें जो है पुर्तगाली हार जाते हैं और ये अंग्रेज़ जीत जाते हैं। जब अंग्रेज़ जीत जाते हैं तो जहांगीर सोचता है कि यार ये पुर्तगाली यहाँ पर इनसे 100 साल पहले आए थे, लगभग 100 साल पहले आए थे, 1498 में आ गए थे और ये आ रहे हैं 1608 में और इनको आए हुए अभी 4 ही साल हुए हैं और इन्होंने यहाँ एक जमे जमाए साम्राज्य को एक तरह से चुनौती देकर उनको हरा दिया। तो इसका मतलब कि दम तो है अंग्रेज़ों में भी। तो फिर जहांगीर की जब ये बात समझ में आती है तो वो उनको परमिशन दे देता है कि ठीक है आप यहाँ व्यापार करिए, सूरत में आप अपनी जो फैक्ट्री आप बना रहे थे 1608 में उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। तो जो फैक्ट्री का काम 1608 में शुरू हुआ था बनना, वो फैक्ट्री फिर 1613 ईस्वी में बन के तैयार हो जाती है। तो इस चीज़ को आप मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे और ये सब आप उतार ही रहे होंगे, साथ के साथ तुरंत नोट्स बना लीजिए। तो यहाँ पर बात आती है 1608 की, इसको मैं रफ कर देता हूँ। बात आती है 1608 की। तो 1608 में एक राजदूत आया जिसका नाम था स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस। अब क्वेश्चन 2 तरह से बनता है, यहाँ पर क्वेश्चन 2 तरह से बनता है। एक तो बनता है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो कौन था? स्टीफन हॉकिंस था। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बनता है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन हॉल, जो स्थल मार्ग से आया था। तो स्टीफन हॉकिंस किसने भेजा था भाई इसको? जेम्स प्रथम ने, जेम्स फर्स्ट का राजदूत। अब जेम्स फर्स्ट ने इसको भेजा क्यों था? कि जाओ भाई वहाँ के राजा से और वहाँ परमिशन लो व्यापार करने की। अब स्टीफन हॉक्स, अब अंग्रेज़ों ने स्टीफन हॉक्स को ही क्यों भेजा, हॉकिंस को ही क्यों भेजा और किसी को क्यों नहीं भेजा? क्या रीज़न था स्टीफन हॉकिंस को ही भेजने का? अंग्रेज़ों को पता था कि वहाँ पर मुगल सल्तनत है और मुगल सल्तनत जो है वो जानती है फ़ारसी और अरबी भाषा। तो अगर जाकर फ़ारसी और अरबी भाषा में ही बात की जाए, कम्युनिकेशन अगर एक ही लैंग्वेज में होगा तो उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। और स्टीफन हॉकिंस को भेजने का सबसे बड़ा बात यही थी कि स्टीफन हॉकिंस फ़ारसी और अरबी का बहुत अच्छा ज्ञाता था। इन दोनों लैंग्वेज पर इसकी बहुत अच्छी पकड़ थी।
तो इसीलिए इसको भेजा कि जाकर जब ये फारसी और अरबी भाषा में अपनी बात रखेगा राजा के सामने तो उसका अलग ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। और हुआ भी यही। जब इसने आकर, स्टीफन हॉकिंस ने आकर जहांगीर से फारसी और अरबी में बात की तो जहांगीर इससे बहुत खुश हुआ और इससे खुश होकर इसको एक उपाधि दी अंग्रेज़ खान की। इसको एक उपाधि दे दी अंग्रेज़ खान की। तो लिखेंगे पहला पॉइंट इसके बारे में, स्टीफन हॉकिंस के बारे में। यार स्टीफन ठीक लिखा हुआ है क्या? देख लेना भाई, हिंदी देख लेना एक बार, स्टीफन ठीक लिखा हुआ है या नहीं। लिखते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट यह है, अरबी एवं फारसी भाषा का ज्ञाता था। इससे खुश होकर जहांगीर ने इसे अंग्रेज़ खान की उपाधि दी थी। दूसरी बात इससे रिलेटेड कि ये जिस जहाज़ पे यहाँ पर सूरत में आया था उस जहाज़ का क्या नाम था? तो इसके जहाज़ का नाम था हेक्टर। जहाज़ का नाम, जिस जहाज़ पे ये आया था उसका नाम क्या था? हेक्टर। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि अगर ये पूछे कि पहला व्यापारिक जहाज़ कौन सा था तो हेक्टर, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि पहला जंगी जहाज़ कौन सा था तो रेड ड्रैगन। तीसरी बात, जहांगीर से इसकी जो मुलाकात हुई थी, जहांगीर आया था ये कहाँ पर? हेक्टर जहाज़ से सूरत। क्वेश्चन ये भी आता है कि कहाँ पर आया था सबसे पहले, तो कहाँ आए थे? सूरत। लेकिन जहांगीर से जो मुलाकात हुई थी वो कहाँ हुई थी? जहांगीर से मुलाकात। तो जहांगीर से इसने जो पहली मुलाकात की थी वो की थी आगरा। जहांगीर से पहली मुलाकात कहाँ की थी? आगरा। अब इसकी जो फारसी भाषा थी और अरबी भाषा, इससे खुश होकर जहांगीर ने इसको 400 मनसब प्रदान किए। 400 मनसब किससे मिले भाई? जहांगीर से। ये कोई रुपया नहीं है, मनसब कोई रुपया नहीं थे, ये एक बोल दे तो राज दरबार में ना एक औकात थी, एक ओहदा था कि तेरा ओहदा 400 मनसब का है। अब यहाँ पर ये क्या उपाधि लेने आया था क्या? यहाँ पर ये उपाधि लेने थोड़ी ना आया था ना, यहाँ पर ये जो है अपना ओहदा दिखाने आया था कि मेरा ओहदा कितने का है। ये यहाँ पर किस लिए आया था कि मुझे किसी भी तरह से भारत के अंदर व्यापार करने की अनुमति मिल जाए, इसीलिए यहाँ राजदूत बन के आया था जेम्स फर्स्ट का। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड बात है कि जब ये वहाँ से चला था तो किसके लिए पत्र लेके आया था? ये अकबर के लिए। इसे नहीं पता था कि अकबर 1605 में मर चुका है, तो ये जब आया था तो अकबर के लिए एक पत्र ले आया था। अकबर के लिए एक पत्र लेकर आया था। कुछ हद तक कामयाब भी हो गया था, जिस मकसद के लिए आया था कुछ हद तक उसमें कामयाब भी हो गया था। और 1608 में इसको अनुमति मिल गई थी, इनको 1608 में फैक्ट्री बनाने की अनुमति मिल गई थी। फैक्ट्री बनाने की अनुमति मिली। और इन्होंने अपने फैक्ट्री का काम शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ इसने एक काम और किया था कि जहांगीर के दरबार में एक अंग्रेज राजदूत रह सकता है, आगे भी आने वाले टाइम में भी एक अंग्रेज राजदूत रह सकता है। ये भी इसने यहाँ पर बात मनवा ली थी जहांगीर से। तो 1608 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनानी शुरू की, लेकिन टंगड़ा अड़ा दिया किसने? पुर्तगालियों ने। किसके थ्रू? शाहजहाँ के थ्रू। यहाँ से मिटा देता हूँ भाई इसको मैं। मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए और गारंटी है कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं भाई। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आपके इतिहास पढ़ने का नज़रिया बदल जाएगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए।
अब क्या होता है कि 1608 में, फिर 1608 में ही जहांगीर को अपना आदेश वापस लेना पड़ा भाई। लेना पड़ा, बड़ी प्रॉब्लम हुई भाई, बनी बनाई बात बिगड़ गई। अंग्रेज शांत रहे। अंग्रेज यहाँ से कहाँ पहुँच गए 1611 में? मूसलीपट्टम। 1611 में पहुँच गए ये मूसलीपट्टम भाई। और यहाँ पर एक अस्थायी फैक्ट्री इन्होंने लगा ली। अस्थायी फैक्ट्री इन्होंने यहाँ पर लगा ली। लेकिन दिमाग में कौन चल रहे थे? पुर्तगाली। अच्छा, मैप के अंदर देखें तो यहाँ पर ये स्थान था, ये था मूसलीपट्टम। मूसलीपट्टम। दिमाग में कौन चल रहे थे? अंग्रेजों के, पुर्तगाली, कि जो भी गड़बड़ हुई है किसने कराई है? ये पुर्तगालियों ने। 1611 के बाद ये 1612 में आते हैं और अंग्रेजों का युद्ध हो जाता है किसके साथ? पुर्तगालियों के साथ भाई। दोनों के बीच युद्ध, और ये युद्ध होता है, इस युद्ध का नाम होता है सवाली का युद्ध। सवाली का युद्ध। और इस युद्ध में क्या होता है यहाँ पर कि अंग्रेज जीत जाते हैं और पुर्तगाली हार जाते हैं। कब की बात है? 1612 की। 1612 में जब अंग्रेज जीत जाते हैं और पुर्तगाली हार जाते हैं तो जहांगीर को लगता है कि दम है इनके अंदर। तो 1613 में पुनः व्यापार की अनुमति मिल गई। पुनः व्यापार की अनुमति जहांगीर से प्राप्त हुई। जहांगीर से प्राप्त हुई क्योंकि जहांगीर समझ गया था कि इनके अंदर दम है भाई। जिन्होंने इनसे 100 साल पहले जो आए थे वो भी हरा दिए, तो कुछ ना कुछ तो बात है। तो जो 1608 ईस्वी में सूरत में इनकी फैक्ट्री बंद हो गई थी बनती बनती, वही सूरत की फैक्ट्री अब 1613 ईस्वी में बनकर तैयार हो गई। सूरत फैक्ट्री 1608 में क्या थी? बंद हो गई थी, लेकिन यही सूरत फैक्ट्री 1613 में यहाँ फिर से बनके तैयार हो गई। अब क्वेश्चन दो तरह से बनता है कि अंग्रेजों ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? सूरत में की थी। आंसर क्या हो जाएगा? सूरत में की थी। बेशक बंद हो गई थी, कंप्लीट हुई 1613 में ही, बेशक बंद हो गई थी, लेकिन स्थापना कहाँ की थी? तो सूरत में की थी। पहली फैक्ट्री की बात होती है जब। लेकिन अगर क्वेश्चन दूसरी तरह से घुमा के दे दे कि क्वेश्चन इस तरह से दे कि अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ पर बनी थी, तो बात अगर अस्थायी की आती है तो अस्थायी कहाँ बनी थी? मूसलीपट्टम में बनी थी। कब बनी थी? 1611 ईस्वी में। अब यहाँ पर मैप के अंदर देखें तो यहाँ सूरत है, यहाँ पर सूरत है, तो यहाँ इनकी दूसरी फैक्ट्री बन गई स्थायी। अस्थायी मूसलीपट्टम में ही है। लेकिन क्या है कि ये सिर्फ एक ही फैक्ट्री बनाने आए थे यहाँ? नहीं, इनको तो बहुत सारी फैक्ट्री बनानी थी यहाँ पर। तो उसके लिए फिर इनको राजा से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब जो स्टीफन हॉकिंस था वो 1611 में वापस चला जाता है इंग्लैंड, और नई फैक्ट्रियों के लिए कि और हमें नई फैक्ट्री लगानी है, उसके लिए हमें परमिशन मिल जाए। तो जेम्स प्रथम फिर से एक राजदूत मुगल दरबार में भेजता है, और अब की बार जो राजदूत भेजता है उसका नाम होता है सर टॉमस रॉ, और वो आते हैं 1615 ईस्वी में। इसको मैं रेफ कर देता हूँ भाई। बात करते हैं 1615 की। 1615 में एक राजदूत और भेजता है दूसरा राजदूत। पहला तो जा चुका है उल्टा, दूसरा राजदूत, और इसका नाम है सर टॉमस रॉ। सर टॉमस रॉ। अब हॉकिंस के अंदर क्या थी क्वालिटी?
कि वो तो फारसी भी बहुत अच्छी तरह से जानता था, वो अरबी भी बहुत अच्छी तरह से जानता था, लेकिन इसको ना फारसी आती थी ना अरबी आती थी। लेकिन इसको एक काम बहुत अच्छा आता था, चापलूसी करनी बहुत अच्छी आती थी। तो चापलूसी करने के लिए ये यहाँ पर भेजा था कि तुझे किसी भी तरह ना जहांगीर को मनाना है कि राजा साहब कुछ फैक्ट्री खुलवा दो और भी हमारी। तो उसके लिए ये जहांगीर की चापलूसी करता था। अगर जहांगीर ने रात के 12 बजे ये बोल दिया ना कि टॉम्सरो देखना रात के 12 बजे सूरज निकल रहा है, तो टॉम्सरो हाँ महाराज निकल रहा है, सूरज निकल रहा है, पक्का चापलूस एक नंबर का। जहांगीर को चित्रकारी का शौक था, उसको चढ़ा के रखता था पूरा, कि जैसे वो है ना फिल्म वेलकम में मजनू भाई, कैसी भी पेंटिंग बना दो उसके साथ जो लगे रहते हैं, अरे मजनू भाई आपके जैसी तो पेंटिंग किसी की है ही नहीं। इसी तरह से ये था, जहांगीर कैसी भी पेंटिंग बना दे सर टॉम्सरो को उसकी तारीफ करने की, अरे साहब, अरे राजा साहब आपके जैसा तो कोई पेंटर ही नहीं है। और ये जो चापलूसी कर रहा था, तो चापलूस आदमी से आदमी खुश भी बहुत रहता है। अगर कोई किसी की चापलूसी करता है ना तो उससे खुश भी बहुत रहता है। तो जहांगीर इससे बड़ा खुश, और जहांगीर ने खुश होकर इसको इलाहाबाद, मांडू और अजमेर की दीवानी वसूलने का काम दे दिया। इनाम मिल गया भाई इसको दरबार में कि तुम इलाहाबाद, मांडू और अजमेर की क्या करोगे, दीवानी वसूलोगे, काम दे दिया इसको। दूसरा, जैसे विलियम हॉकिंस कहाँ कर मिला था इससे, जहांगीर से, आगरा। इसी तरह से सर टॉम्सरो की जो पहली मुलाकात हुई थी जहांगीर से, वो हुई थी अजमेर में। अब एक बात बताइए, ये यहाँ पर दीवानी वसूलने के लिए आया था? नहीं, इसका मेन मकसद क्या आया था, किसी भी तरह से राजा को खुश करके यहाँ से हमें व्यापार की परमिशन मिलना। और वो घड़ी आ गई 1618 में। 1618 में जहांगीर ने नई फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे दी। 1618 में अंग्रेज़ों को नई फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिल गई। अब भाई जो काम इसका था कि तुझे क्या करना है, वहाँ पे जाकर नई फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए परमिशन दिलानी है, वो इसका काम हो गया कब, 1618 में काम ख़त्म। तो 1619 में ये वापस इंग्लैंड चला गए। इंग्लैंड गया भाई, 1619 में वापस चला गया इंग्लैंड। अब ये जो 1618 में इनको परमिशन मिली थी, इसी के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने अहमदाबाद, बड़ौच, आगरा और सूरत में नई फैक्ट्री खोल दी। नई कोठी कह लो, फैक्ट्री कह लो, एक ही बात है, कोठी खोल दी। इन्होंने जो नई कोठी यहाँ पर खोल दी। कब की बात है ये? बात है 1623 की। परमिशन कब मिली थी? 1618 में। नई फैक्ट्री बनकर कब तैयार हो गई? 1623 में। कहाँ हुई थी? अहमदाबाद, बड़ौच और आगरा और सूरत। अब क्या हुआ कि पहले तो एक ही फैक्ट्री थी सूरत में, अब सूरत में दूसरी भी फैक्ट्री खुल गई है, अहमदाबाद में भी खुल गई है, बड़ौच में भी खुल गई है और आगरा में भी खुल गई है। तो अब इनको एक ब्रांच खोल दी इन्होंने चारों तरफ। तो इनको एक हेडक्वार्टर की ज़रूरत पड़ी कि भाई एक हेडक्वार्टर ऐसा होना चाहिए जहाँ से हम सारी फैक्ट्रियों को ऑपरेट कर सकें, यानी कि एक हेड ऑफिस बनाना था, मुख्यालय। तो इन्होंने 1623 ईस्वी में सूरत को अपना मुख्यालय बनाया।
मैप के अंदर मैं आपको दिखाने लगूं तो यहीं पर अहमदाबाद, ये सूरत, यहाँ भड़ोच, यहाँ जाके आगरा, यहाँ पर इनकी फैक्ट्री हो चुकी थी अंग्रेज़ों की। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ भाई, अब ये ख़त्म हो गया, होमबुज का तो मामला ख़त्म ही हो गया था। यहाँ पर और यहाँ पर मूसलीपट्टम में क्या है इनकी अस्थायी फैक्ट्री। अब यहाँ तो काम चल ही रहा है, लेकिन इनको क्या चाहिए पूरे भारत पर। तो ये है हमारा पश्चिमी तट। अब आ जाते हैं पूर्वी तट। तो पूर्वी तट पर ये अपना पहला फैक्ट्री खोलते हैं। क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेज़ों की प्रथम फैक्ट्री पूर्वी तट पर किस सन में बनी थी और कहाँ बनी थी। तो इसे मैं मिटा दूँ भाई, 1 मिनट। पश्चिम में अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं। अब कहाँ चलना है इनको, पूर्व में। और पूर्व में जाते हैं 1633 ईस्वी में। 1633 ईस्वी में। अच्छा, 1633 से पहले एक घटना और होती है 1632 में। यहाँ से भारत की बर्बादी शुरू हो जाती है। 1632 से भारत के जो गुलाम होने की प्रक्रिया है वो पहली कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से 1632 से। 16 दूनी 32 इस तरह से याद रखनी है। होता क्या है यहाँ से कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर आते हैं और जहांगीर इनको परमिशन देता है यहाँ पर व्यापार करने की, तो फ्री में तो दी नहीं। व्यापार के बदले में जहांगीर को क्या मिल रहा था, टैक्स। और वो टैक्स कितना था कि लगभग ये अगर वहाँ से 100 रुपये लेके आते थे इंग्लैंड से, तो यहाँ टैक्स में ही, चुंगी देने में ही इनके लगभग 60 रुपये खर्च हो जाते थे और 40 रुपये बचते थे इनको व्यापार के लिए। यानी कि इनको लगभग 60% टैक्स देना पड़ता था। जितने भी ये वहाँ से पैसे ले आते थे उसका 60% चला जाता था टैक्स में। लेकिन 1632 में क्या होता है, गोलकुंडा का शासक होता है नासखेत, गोलकुंडा का शासक। इस नासखेत ने ही शुरुआत में नाश करना शुरू किया था और ये एक सुनहरा फरमान जारी कर देता है। सुनहरा फरमान। क्वेश्चन बनता है सुनहरा फरमान किसने जारी किया था, तो आंसर आएगा गोलकुंडा के शासक ने। कब किया था, 1632 में। ये सुनहरा फरमान था क्या कि इसने अंग्रेजों से कहा कि आप मुझे 500 पैगोंडा दीजिए, पैगोंडा वार्षिक। आप हमें 500 पैगोंडा क्या दे दीजिए, वार्षिक। पैगोंडा क्या थे, डचों की जो सिक्के थे वो थे पैगोंडा। तो आप हमें 500 पैगोंडा दे दीजिए, कितने, 1 साल के। और आप गोलकुंडा में जहाँ चाहे वहाँ पूरे वर्ष जो व्यापार कर सकते हो। कर दिया ना नाश। कहाँ तो वो 100 रुपये में से 60 रुपये खर्च कर रहे थे, किसके लिए, टैक्स देकर, और तब व्यापार कर रहे थे। लेकिन यहाँ इसने क्या कर दिया नासखेत ने कि बस 500 ही पैगोंडा दो और 1 साल तक आप व्यापार करो। यहाँ से इसने शुरुआत कर दी थी इसकी। 500 पैगोंडा वार्षिक पर कर मुक्त व्यापार। आप बिना किसी टैक्स के व्यापार कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है कि 500 पैगोंडा मुझे दे देने हैं। और ये शुरुआत कब हुई थी, 1632 में। किसने की थी, गोलकुंडा के शासक ने। इसी ने जारी किया था सुनहरा फरमान। तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि सुनहरा फरमान किसने जारी किया था, क्योंकि इस सुनहरे फरमान से ही भारत में अपनी बर्बादी की तरफ एक कदम रख दिया था। यहाँ से इसने इन अंग्रेज़ों को रास्ता दिखा दिया था। फिर क्या होता है, 1632 की बात आती है। 1632 में हो गया। 1633 की बात आती है। अंग्रेज सोचते हैं कि यार यहाँ पर हमने अपना कर लिया काम, यहाँ मूसलीपट्टम, यहीं पे गोलकुंडा पड़ता था इसी के पास में, तो यहाँ पे हमारी एक अस्थायी फैक्ट्री चालू है। लेकिन हमें अभी हमारा ये क्षेत्र छुटा हुआ है, पूर्वी क्षेत्र, तो यहाँ पूर्वी क्षेत्र में भी हमारी कुछ फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए। और इसी उद्देश्य से इन्होंने 1633 ईस्वी में पूर्वी तट पर अपनी पहली फैक्ट्री हरिहरपुर और बालासोर में स्थापित की।
में स्थापित की। कब की बात है? 1633 में। यहाँ बालासोर और हरिहरपुर पड़ते थे, यहाँ पर बंगाल के इलाके में, बंगाल बिहार के इलाके में। तो पूर्वी तट पर भी इनकी अब क्या हो गई थी? फैक्ट्री हो गई थी। कब? 1633 ईस्वी में। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि पूर्वी तट पर किस वर्ष अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना हुई थी? तो किसका वर्ष हुई थी? 1633 में। पश्चिमी तट पर 1608 में। पूर्वी तट पर कहाँ हुई थी? हरिहरपुर और बालासोर में। पश्चिमी तट पर कहाँ हुई थी? सूरत में। बात आती है 1639 की। 1639 अब इन्होंने पूर्वी तट घेर लिया, पूर्वी तट घेर लिया, पश्चिमी तट घेर लिया, लेकिन यहाँ पर दक्षिण भारत में सिर्फ एक अस्थायी फैक्ट्री है, मछलीपट्टनम। अब इनको ज़रूरत महसूस हुई अंग्रेजों को कि अस्थायी से काम नहीं चलेगा, यहाँ भी हमारी एक स्थायी फैक्ट्री होनी चाहिए। तो इसके लिए ये 1639 ईस्वी में यहाँ पर ये क्षेत्र पड़ता था चंद्रगिरी। ये जो ये क्षेत्र था ये था चंद्रगिरी। तो 1639 ईस्वी में ये आए चंद्रगिरी के राजा के पास, और चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने मद्रास को पट्टे पे ले लिया। पट्टे पे जैसे कि हम खेत वगैरह नहीं देते थे एक साल के लिए कि भाई 4000 रुपये बीघे तू ले ले, इस तरह से जो है पट्टे पे दे दिया। किसको? मद्रास को। कब की बात है? 1639 में। चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया। और पट्टे पर लेकर, इस मद्रास को लिया किसने था पट्टे पर? फ्रांसिस डे ने। फ्रांसिस डे, सर फ्रांसिस डे कर लो भाई। सर फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने ये मद्रास ले लिया था। कब की बात है? 1639 की। और इस सर फ्रांसिस डे को ही मद्रास का संस्थापक बोला जाता है। मद्रास का संस्थापक। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि मद्रास का संस्थापक कौन था? तो मद्रास का संस्थापक कौन था? सर फ्रांसिस डे था। इसने यहाँ पर 1640 ईस्वी में, 1640 ईस्वी में यहाँ पर मद्रास में एक किले का निर्माण किया जिसका नाम था जॉर्ज फोर्ट किला। जॉर्ज फोर्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बनता है कि जॉर्ज फोर्ट किला कहाँ पर स्थित है? तो ये है मद्रास में। किसने बनवाया था? फ्रांसिस डे ने। कब बनवाया था? 1640 ईस्वी में। इसके बाद यहाँ पर ये मद्रास में, यहाँ पर इन्होंने अपना किला बनवा दिया। यहाँ भी ये भाई पक्के हो गए, अब यहाँ भी इनका काम पक्का हो गया। अब यहाँ से चले ये पूर्वोत्तर की तरफ इधर, कि भाई यहाँ भी अपना होना चाहिए। और यहाँ थी कलकत्ता में हुगली नदी, बांग्लादेश के पास बिल्कुल। कलकत्ता में क्या थी? हुगली नदी। तो आ जाते हैं ये 1651 में। कहाँ पर? हुगली नदी के तट पर, हुगली नदी के तट पर पहली फैक्ट्री बनाई। या पहली क्या? फैक्ट्री की स्थापना की। फैक्ट्री की स्थापना की। तो क्वेश्चन बनता है कि हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कब बनाई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1651 में बनाई थी। ये सब ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पहले से ही एक शक्ति मौजूद थी जिसका नाम था पुर्तगाली। पुर्तगाली बेचारे उधर अंग्रेज़ों से भी लड़ रहे हैं, उधर डचों से भी लड़ रहे हैं। फिर मैंने बताया था कि वो बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट हो गए थे, रिश्वतखोरी का माहौल हो गया था, यानी उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा डामाडोल हो चुकी थी। उनका ऐसा हालत हो चुकी थी कि बर्तन भांडे बेच के भाई यहाँ से चलो भारत से। लेकिन भारत सोने की चिड़िया थी, यहाँ से उनको प्रॉफिट भी मिल रहा था, तो इस तरह से तो वो भी छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। तो यहाँ उन्होंने दिमाग लगाया कि यार भगते भूत का लंगोटा ही सही, वही बात है, भगते भूत का लंगोटा सही। जब पूरा का पूरा भारत ही हाथ से निकल रहा है, इससे बढ़िया कुछ क्षेत्र मिल जाएं, तो उसके लिए उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने अपनी राजधानी कैथरीन की शादी करा दी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स II के साथ, कि भाई चलो अब रिश्तेदारी बन गई है। और उस शादी में मुंबई को दे दिया दहेज में इंग्लैंड को।
कि चलो अब भाई रिश्तेदारी बन गई है। अंग्रेज भी मान गए, चलो भाई रिश्तेदारी की बात है, अब हम तुमको यहाँ से भगा नहीं सकते, लेकिन एक काम करना, जिस इलाके में आप रह रहे हो, गोवा, दमन और दीव वाला इलाका, सिर्फ वहाँ तक ही रहना, उससे आगे मत बढ़ना, नहीं तो रिश्तेदारी ख़त्म और तुमको यहाँ से भेज देंगे। तो इन्होंने कहा, पुर्तगालियों ने, ठीक है मेरे माँ बाप, मेरे सरकार, रिश्तेदारी की बात है, हम सिर्फ गोवा में ही अपना गुजारा कर लेंगे, आप हमें गोवा का क्षेत्र दे दीजिए और पूरा आप जो कुछ करना है करते रहिए। तो इस तरह से गोवा और दमन और दीव का क्षेत्र किसके कब्जे में रह गया था लास्ट तक? पुर्तगालियों के में, वो भी रिश्तेदारी की वजह से कि अंग्रेज़ों से इनकी रिश्तेदारी हो गई थी। तो 1651 में चार्ल्स सेकंड की शादी हुई। किसके साथ करवा दी भाई? पुर्तगाली राजकुमारी। अच्छा, शादी में भाई ये बड़ी की मात्रा लगेगी भाई, हिंदी पे ध्यान रखिए, थोड़ा हो जाता है। पुर्तगाली राजकुमारी, वैसे आप मेरी भावना समझिए, मात्रा वात्रा मत देखिए, भावनाओं को समझिए बस। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, शादी हो गई पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ, और दहेज में मुंबई मिल गई। किसको भाई? चार्ल्स सेकंड को। अब यहाँ भारत के राजाओं को देखिए, राजा कहाँ का है? इंग्लैंड का है। रानी कहाँ की है? पुर्तगाल की। दहेज में क्या दिया जा रहा है? इंडिया का एक हिस्सा। और भारतीय राजा चुप, कुछ नहीं बोलना भाई। इनकी सोच देखिए आप कि ये हैं बिल्कुल चुप एकदम। खैर, यहाँ पे 1651 नहीं 61 है भैया, सॉरी यार, इसे देख लेना, 61 है। 51 में तो हुगली नदी पर इसने क्या की थी? पहली कोठी की स्थापना की थी हुगली नदी पर। चार्ल्स सेकंड ने ये 61 में मिली मुंबई, और 1668 में इसने सिर्फ 10 पाउंड वार्षिक दर पर किसको दे दिया? कंपनी को, कि आप यहाँ मुझे 10 पाउंड देना 1 साल के, और आप इसको मुंबई को यूज कर सकते हो व्यापार के लिए। दिखाने के लिए था, क्योंकि हिस्सेदारी तो उसमें राजा की भी थी, वैसे तो दिखाने के लिए था कि हाँ भाई मैं इसको जो है किराए पर दे रहा हूँ। तो यहाँ थी मुंबई, तो फिर इनकी फैक्ट्री यहाँ भी हो गई, मुंबई पर भी इनका अधिकार हो गया। कब? 1668 में। 1687 की बात है, इसको मैं मिटा देता हूँ भाई। 1687 में क्या होता है कि मुख्यालय कहाँ था इनका, जो इन्होंने हेड ऑफिस बनाया था सारा, वो कहाँ था? सूरत। लेकिन 1687 में सूरत को छोड़कर मुख्यालय कहाँ पे लेके आ जाते हैं? मुंबई में। तो 1687 में सूरत से कहाँ पहुँच गया? मुंबई मुख्यालय। इनकी कंपनी का मुख्यालय पहुँच गया मुंबई। कब? 1687 में। 1688 में एक घटना हो जाती है, यहाँ पर मुग़ल सम्राट था उस टाइम पे, औरंगजेब। अब होता क्या है, सबको पता है, औरंगजेब अपने धर्म के लिए बहुत कट्टर आदमी था। उसके बारे में तो बहुत बातें सबको पता है कि सुबह के टाइम नाश्ता तब करता था जब एक साइड जनेऊ रखे होते थे, दूसरी साइड खुद बैठता था तराजू में, ऐसा बोला जाता है। और जब तक उसके वेट के जितने जनेऊ नहीं हो जाते थे, अब वो जनेऊ होते किसके थे? उन लोगों के जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, या फिर इस्लाम धर्म कबूल ना करके अपना सिर कटाना मंजूर किया। ऐसे सब लोगों के जनेऊ एक साइड रखे जाते थे, और दूसरी साइड बैठता था औरंगजेब। और जब बराबर हो जाते थे तो उसके बाद ही वो चाय नाश्ता करता था, वरना नाश्ता नहीं करता था। इतना कट्टर था अपने धर्म के लिए। अब जो आदमी अपने धर्म के लिए इतना कट्टर हो और उसकी जनता पर एक तरह से धार्मिक अत्याचार हो जाए, तो वो क्या करेगा? खोपड़ी खराब भाई। यही हुआ। 1688 की बात है, मुंबई में एक सर जॉन चाइल्ड नाम का अंग्रेज़ था। उसने मक्का जाने वाले जो यात्री थे उनको कैद कर लिया। अब ये बात पहुंची औरंगजेब के पास कि सर जॉन चाइल्ड ने
अंग्रेज़ों ने मक्का जाने वाले यात्रियों को मक्का नहीं जाने दिया और उनको कैद कर लिया। अब जो अपने धर्म के लिए इतना कट्टर हो और उसके लोगों को मक्का जाने से रोक दे तो क्या होगा भाई, तहस नहस ही होगा ना मामला। उसने सीधा ऑर्डर दिया कि अंग्रेज़ों को बंदी बनाओ और यहाँ से भगाओ, यहाँ से 9 तो 11 करो। अब जब अंग्रेज़ों को ये बात पता चली तो उन्होंने देखा कि बात तो बिगड़ गई भाई। अब अंग्रेज़ इतने ढीठ आदमी थे और यहाँ के राजा भी बेवकूफ़ ही थे, सही बताऊँ तो। अंग्रेज़ इतने ढीठ थे, जब भी कोई गलती कर देते थे सीधे जाते थे राजा के पास, राजा साहब गलती हो गई क्षमा कर दीजिए। और यहाँ के राजा इतने वो थे, चल कर दिया क्षमा जा। यही यहाँ पर हुआ। 1688 में क्या हुआ था कि जब सर जॉन चाइल्ड ने रोक लिया, औरंगजेब ने दे दिया प्रमाण कि अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकालो, कोई अंग्रेज़ यहाँ पर नहीं रहेगा। अंग्रेज़ों ने जाके माफ़ी मांगी, औरंगजेब ने माफ़ कर दिया कि चल ठीक है, तुमने गलती कर दी थी, उसके जुर्माने के रूप में 1.5 लाख रुपये दीजिए, और जो सर जॉन चाइल्ड है उसको तो मैं यहाँ रहने ही नहीं दूंगा, उसको तो मैं इंडिया में रहने ही नहीं दूंगा भारत में, उसको यहाँ से भगा दीजिए। अंग्रेज़ों ने यही किया कि माफ़ी मांग के 1.5 लाख रुपये जमा किए, व्यापार की दोबारा उनको अनुमति मिल गई और सर जॉन चाइल्ड को वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। तो क्वेश्चन बनता है कि औरंगजेब ने किस अंग्रेज अधिकारी को भारत से निष्कासित करने के आदेश दिए थे? तो आंसर है उसका सर जॉन चाइल्ड। इसको लिखते हैं, बात है 1688 की, इसे मिटा देते हैं भाई। 1688 सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन चाइल्ड ने मुंबई में मक्का जाने वाले यात्रियों को रोका। इससे गुस्सा होकर औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को निष्कासित करने के आदेश दे दिए। गुस्सा होकर, इससे गुस्सा होकर औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को निष्कासित करने का आदेश दिया। मरता क्या ना करता भाई, कहाँ पहुँच गए अंग्रेज? दोबारा औरंगजेब से माफ़ी मांगी, औरंगजेब से माफ़ी मांगी। किसने भाई? अंग्रेज़ों ने औरंगजेब से माफ़ी मांगी। वह हर्जाने के रूप में, वह हर्जाने के रूप में 1.5 लाख रुपए दिए। जब 1.5 लाख रुपए दे दिए तो फिर भाई 2 काम हुए। व्यापार की अनुमति पुनः मिल गई, व्यापार की अनुमति मिली, और भाई सर जॉन चाइल्ड को वापस भेजा। सर जॉन चाइल्ड को वापस इंग्लैंड भेजा। यह सब घटना कब की थी? 1688 में। एक बात और, अगर आप ये नोट्स बनाते हुए मेरे साथ साथ चलोगे तो इतिहास वाकई में ही आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए, इतिहास को बहुत इंटरेस्टिंग बना दूंगा, ये गारंटी है। आपके दिल्ली पुलिस में भी, यूपीएसआई में भी, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे हर जगह काम आएगा। ये मिटा देता हूँ भाई इसको। फिर 88 में ये घटना हो जाती है। फिर 1690 में क्या होता है? 1690 में क्या होता है कि बंगाल का शासक होता है इब्राहिम खां। 1690 में
बंगाल में इब्राहिम खां अंग्रेजों को आमंत्रित करता है बंगाल आने के लिए। अंग्रेजों को आमंत्रित करता है। आमंत्रित करता है। और कौन सा अंग्रेज पहुंचता है इसके पास? उसका नाम होता है सर जॉब चारनाक। जो अंग्रेज इसके पास पहुंचता है उसका क्या नाम होता है? सर जॉब चारनाक। और ये सर जॉब चारनाक ही कलकत्ता शहर की स्थापना करता है। कलकत्ता शहर की स्थापना कौन करते हैं भाई? चारनाक। चारनाक नहीं थी, नाम चारनाक था। तो कब करते हैं? ये करते हैं कलकत्ता शहर की स्थापना। कलकत्ता पहले भी था लेकिन एक गांव था, लेकिन ये उसको एक शहर में कन्वर्ट करता है। और ये ही कलकत्ता के पास एक सूतानाती नामक स्थान पर एक किले का निर्माण कराता है। सूतानाती नामक स्थान पर एक किले का निर्माण कराता है और उस किले का नाम है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम बहुत ही सुंदर किला है। कभी कलकत्ता जाना हो तो देखिए। कलकत्ता जाना नहीं होता है तो यूट्यूब है यार, देखो, सर्च करो फोर्ट विलियम। बहुत सुंदर किला बना रखा है। और ये किसने बनवाया था? सर जॉब चारनाक ने। कहाँ पर? कलकत्ता में। इसको क्या कहते हैं? कलकत्ता का संस्थापक कहते हैं। बात आती है फिर इसके बाद 1715 की। 1715 में यहाँ पर राजा बन जाता है, मुगल राजा बन जाता है फ़रुखशियर। वो पड़ा रहता है बीमार। एक अंग्रेज़ टीम आती है उससे मिलने के लिए और उस अंग्रेज़ टीम का जो हेड होता है उसका नाम होता है जॉन सरमन। जॉन सरमन के नेतृत्व में एक टीम यहाँ पे आती है फ़रुखशियर से मिलने के लिए। और उस टीम के अंदर ही एक डॉक्टर रहता है, डॉक्टर हैमिल्टन, वो भी आता है। अब होता क्या है कि ये फ़रुखशियर बीमार होता है, इसे कोई गंभीर बीमारी होती है, तो वो डॉक्टर आता है और इसकी बीमारी ठीक कर देता है। अब जब इसकी बीमारी ठीक हो जाती है तो जो आदमी मरने लग रहा था, अगर उसकी बीमारी ठीक हो गई तो उसके लिए तो वो भगवान हो गए। तो इसने यहाँ पर बिल्कुल ही मटिया मेट कर दिया, नाश ही कर दिया सारा का सारा। यहाँ पर 1717 में 2 डेट याद रखनी है, 1632, 16 दूनी 32 और 1717, 1717 2 डेट। 1717 में ये कुछ व्यापारिक छूट दे देता है अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए। और वो व्यापारिक छूट होती क्या है? बस ये समझ लो कि इंडिया की बर्बादी का कारण बन जाती हैं वो व्यापारिक छूट। देखते हैं भाई, बात है 1715 की। फ़रुखशियर के पास, फ़रुखशियर के पास मिलने आता है कौन? सर जॉन सरमन, एक टीम लेकर। फ़रुखशियर से मिलने आता है भाई। कौन आता है? सर जॉन सरमन, एक टीम लेकर। और इसी टीम में इसके साथ होता है डॉक्टर हैमिल्टन। ये इस टीम में इसके साथ होता है और ये फ़रुखशियर की गंभीर बीमारी को ठीक कर देता है। फ़रुखशियर की गंभीर बीमारी ठीक करता है। कौन भाई? डॉक्टर हैमिल्टन। इससे खुश होकर ये भारत का नाश कर देता है फ़रुखशियर। कब? 1717 में। बात है 1717 की। 1717 में
खुश होकर ये देता है अंग्रेजों को व्यापारिक छूट। अंग्रेजों को फ़रोख्तियार व्यापारिक छूट देता है। छूट देता है। और वे व्यापारिक छूट होती क्या क्या है भाई? पहला क्या देता है कि आप मुझे 3000 रुपये दीजिए वार्षिक, और पूरे बंगाल में आप जहाँ चाहे जितना चाहे उतना व्यापार कीजिए। पहले कितने रुपए लगाते थे टैक्स में? 60 रुपये, 40 रुपये व्यापार में खर्च करते थे। लेकिन यहाँ इसने क्या नाश किया है कि 3000 रुपये दीजिए 1 साल के, और पूरे बंगाल में आप अपना व्यापार कीजिए। 3000 रुपये वार्षिक में पूरे बंगाल में व्यापार की अनुमति। दूसरा काम क्या करता है? 10,000 रुपये दीजिए वार्षिक, सिर्फ 10,000 रुपये मुझे वार्षिक दीजिए, और सूरत में भी व्यापार फ्री करिए। सूरत में व्यापार फ्री, कितना भी व्यापार कीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ 10,000 रुपये दे दीजिए, क्योंकि आप तो मेरे माँ बाप हो, आपने तो मुझे बचा लिया। ये नहीं देख रहा है कि देश कहाँ पे पहुँच जाएगा, बस अपना अपना दिख रहा है आप इसको। इसके बाद आता है तीसरी चीज़, क्या करता है कि ये अंग्रेज़ मुंबई के अंदर सिक्के ढालते थे, अपने सिक्के, लेकिन वो भारत के अंदर चलते नहीं थे कहीं भी, सिर्फ अंग्रेज ही एक दूसरे के पास उनको चलाते थे, तो भारत में उनको कोई यूज़ नहीं करता था। ये फ़रोख्तियार क्या काम करता है कि तुम्हारे सिक्के मुग़ल साम्राज्य में भी चलेंगे। अंग्रेज़ों के सिक्के मुग़ल साम्राज्य में चलेंगे। इसका फ़र्क क्या पड़ा? इसका फ़र्क ये पड़ा कि पहले इनको व्यापार के लिए कहाँ से लेके आने पड़ते थे पैसे? इंग्लैंड से, लेकिन अब मुंबई में छाप रहे हैं, यहाँ के यहीं चला रहे हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा, कलकत्ता के आसपास, कलकत्ता के आसपास का क्षेत्र व्यापार के लिए दे दिया। कलकत्ता के आसपास 38 गांव थे, वो सब के सब इसने क्या काम किया? फ़रोख्तियार ने अंग्रेज़ों को दे दिए कि आप यहाँ पर व्यापार करिए कलकत्ता के आसपास। तो ये बात कब थी? 1707 की। और जब इनको इतने सारे अधिकार मिल गए थे, तो एक इतिहासकार हैं आर्म, इतिहासकार आर्म, इनका नाम था आर्म, और इसने इस व्यापारिक छूट के जो अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा का, अंग्रेज़ों का मैग्ना कार्टा बताया था। अंग्रेज़ों के लिए मैग्ना कार्टा का नाम दिया। आर्म ने बोला था कि ये अंग्रेज़ों के लिए क्या है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाअधिकार। तो ये बात थी अंग्रेज़ों की। नेक्स्ट आएंगे हमारे डेनिस तो बेचारे ऐसे ही थे, आए और गए, उनका इतना कोई यहाँ पर नहीं रहा था, क्योंकि तभी वो भी गुलाम थे बेचारे। गुलाम से आज़ादी मिली थी, तो वही है कि आज़ादी मिलने के साथ ही देखा कि चलो भाई कुछ कमाने धमाने चलते हैं। तो कहाँ चलेंगे? चलो भाई मुँह उठा के इंडिया, सब जा रहे हैं इंडिया, तुम भी चलो इंडिया। तो वो भी यहाँ गए। यहाँ आके देखा उन्होंने, यहाँ तो डच, अंग्रेज़, पुर्तगालियों के पहले ही सिंह एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं, यहाँ पर पहले ही झगड़ा हुआ है। वो अभी अभी नए नए आज़ाद हुए हैं, उनके कहाँ बस की था कि यहाँ पर आकर युद्ध मचाएं। तो वो बेचारे धीरे धीरे साइड होकर यहाँ से निकलना ही बेहतर समझा उन्होंने। तो यहाँ उनका इतना वो नहीं रहा था। लेकिन उसके बाद यहाँ आए थे फ्रांसीसी, 1668 में आ गए थे। शुरुआत करी थी 1664 में यहाँ आने के लिए, लेकिन पहुँचे थे 1668 में। फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों की यहाँ पर 3 युद्ध हुए इनके बीच में। युद्ध तो इनके बहुत हुए थे, लेकिन लास्ट में 3 युद्ध हुए थे।
कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का दूसरा युद्ध, कर्नाटक का तीसरा युद्ध। और फिर ये बात है 1760 की। 1760 में इनके बीच में एक युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध। उसमें फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेज जीत गए थे। तो इस तरह से यहाँ पर अंग्रेज फ्रांसीसियों का भी यहाँ पर सफाया हो गया था और यहाँ पर सिर्फ रह गए थे अंग्रेज। तो अगली वीडियो में पढ़ेंगे फ्रांसीसी और डेनिशों के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ साथ अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है टारगेट एकेडमी खेकड़ा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरे सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।